हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम डीएलएड सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया था 2020 में, उसमें पेडागोजी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। संस्कृत लैंग्वेज का जो पेपर है ये 2 घंटे का होता है और 35 मार्क्स का। आप संस्कृत के पेपर को हिंदी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। सबसे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने हैं 3 में से। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क ख ग। इनमें से आप कोई भी 2 कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन करने हैं, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए 6। यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में ये क्वेश्चन दिए गए हैं, मैं आपको डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करके इनके जो आंसर वो मैं आपको हिंदी में बताऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत गद्य रचना का महत्व दर्शाते हुए विभिन्न सूत्रों पर गद्य शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित कीजिए। सबसे पहले देखिए संस्कृत गद्य का क्या महत्व है। संस्कृत गद्य अति प्राचीन है। सर्वप्रथम यजुर्वेद में संस्कृत गद्य के दर्शन होते हैं। इसी प्रकार उपनिषद ग्रंथों में गद्य का प्रयोग प्राप्त होता है। संस्कृत गद्य का परिनिष्ठित रूप लौकिक संस्कृत साहित्य में दिखाई देता है। दंडी, बाणभट्ट आदि महाकवियों की कृतियाँ संस्कृत गद्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। संस्कृत के मनीषियों ने गद्य को कवियों की कसौटी कहा है। इसके परिणाम स्वरूप संस्कृत गद्यकार गद्य की रचना के प्रति अत्यधिक सावधान रहे, अतः संस्कृत गद्य पद की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अब यहाँ भी इसके जो सामान्य उद्देश्य हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला है छात्रों को संस्कृत शब्दावली से परिचित कराना। नेक्स्ट है संस्कृत शब्दों तथा वाक्यों का शुद्ध उच्चारण सिखाना। नेक्स्ट है पठित पाठ को समझने में छात्र का सहयोग करना। नेक्स्ट उद्देश्य है पाठ में उपलब्ध जानकारी को प्राप्त कराना। नेक्स्ट है संस्कृत के तत्वों से परिचित कराना। नेक्स्ट है संस्कृत पाठ का रसावादन कराना। नेक्स्ट है छात्रों की कल्पना शक्ति को जागृत करना। नेक्स्ट है छात्रों को चरित्र निर्माण में सहायता देना। नेक्स्ट है संस्कृत के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। नेक्स्ट उद्देश्य है संस्कृत को सामान्य रूप से परिचित कराना। तो ये जो है 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे जो है संस्कृत लैंग्वेज में दिया गया है। इसको सबसे पहले मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि पाठ योजना का महत्व दर्शाते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए। देखिए सबसे पहले पाठ योजना का क्या महत्व है। तो पहला देखिए पाठ योजना का महत्व, पहला है पाठ योजना के द्वारा छात्रों की रुचि का समुचित ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट है पाठ योजना कर लेने पर परिश्रम की बचत होती है। नेक्स्ट है पाठ योजना से अध्यापक के लिए पाठ को पढ़ाना सुगम हो जाता है। नेक्स्ट है पाठ योजना से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसे कालांश में कितना पाठ पढ़ाना है और किस विधि से पढ़ाना है। नेक्स्ट है इससे अध्यापक के लिए शिक्षण कार्य सुव्यवस्थित हो जाता है। नेक्स्ट है पाठ योजना के द्वारा शिक्षक एक सीमा में कार्य करता है। नेक्स्ट है पाठ योजना के माध्यम से शिक्षण कार्य करने में अनावश्यक जो है टाइम की बचत होती है, समय की बचत होती है। नेक्स्ट है पाठ योजना के द्वारा शिक्षण कार्य जो है लगातार यानी कि श्रृंखलाबद्ध होता रहता है। अब देखिए पाठ योजना के गुण क्या क्या हैं। देखिए पहला है पाठ योजना के लिए अध्यापक का उत्साह होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ योजना छात्रों की पृष्ठभूमि, रुचि, योग्यता के अनुरूप तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ योजना में अध्यापक को सहायक साधनों का उचित उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ योजना में सरलता से कठिनता की ओर जाना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ योजना स्वच्छ एवं सुंदर अक्षरों में लिखित होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ योजना क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाठ योजना में कठिनता का अभाव होना चाहिए, ठीक है, यानी कि उसमें कठिनता नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है यह योजना अध्यापक के शिक्षण कार्य में पूर्णतः सहायक होनी चाहिए। ये जो है पाठ योजना के महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर गए, इनमें से कोई भी आप जो है 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर गए है, इसमें बताया गया कि वर्तमान समय में माध्यमिक कक्षाओं में संस्कृत भाषा और उसके साहित्य के शिक्षण की अनिवार्यता पर जो है प्रकाश डालिए। देखिए हमारे देश में संस्कृत भाषा का पठन पाठन 2 प्रकार से होता है। एक तो है संस्कृत पाठशालाओं में, दूसरा स्कूल कॉलेजों में। पाठशालाओं में संस्कृत की कक्षाएं प्रथमा से जो है आरंभ होती हैं और आचार्य तक चलती है, जबकि स्कूल कॉलेजों में संस्कृत का अध्ययन विभिन्न कक्षाओं से आरंभ होता है। वर्तमान में किसी भी राज्य में प्रारंभिक विद्यालयों में संस्कृत का अध्ययन नहीं होता। संस्कृत भाषा का विविध सत्रों पर पाठ्यक्रम में स्थान निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। पहला है प्राथमिक स्तर, दूसरा है निम्न माध्यमिक स्तर और तीसरा है माध्यमिक स्तर। देखिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं प्राथमिक स्तर कौन सा है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक, इस स्तर तक बालकों की शैशवावस्था होती है। यह उनके विकास की प्रारंभिक अवस्था है। इस अवस्था में उनकी इंद्रियां और मांसपेशियों का विकास होता है।
3 वर्ष की आयु तक बालक की लगभग समस्त मानसिक शक्तियां कार्य करने लगती हैं। इस अवस्था में बालक में अनुकरण की प्रवृत्ति अति प्रबल होती है। नेक्स्ट देखिए निम्न माध्यमिक स्तर, इसमें जो है कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक, यह स्तर बालकों की बाल्यावस्था का है। इस स्तर पर बालकों का शारीरिक एवं मानसिक विकास बड़ी तीव्रता से होता है, अतः यह स्तर संस्कृत के औपचारिक शिक्षण के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर, कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक का स्तर बालकों की किशोरावस्था का है। इसे शारीरिक एवं मानसिक विकास का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। इस स्तर पर बालकों के शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक विकास के कारण उनके मन के विचारों की उथल पुथल होने लगती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, इसमें भी यहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन 2 में से आपको जो कोई भी एक करना है। आपको जो भी अच्छे से जो क्वेश्चन आता है उसको आप करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, तो एक जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन है कारक से क्या अभिप्राय है, इसका जो आपको विस्तार से वर्णन करना है, ठीक है, यानी कि जो है कारक की आपको एक्सप्लेनेशन करनी है डिटेल में। देखिए वाक्य में क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, अथवा जिसके द्वारा क्रिया का निर्वाह नहीं होता उसे कार्य जो है कारक कहते हैं। आगे देखिए इसकी बात कर लेते हैं हम। देखिए इसके जो कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कर्ता कारक यानी कि प्रथमा विभक्ति, क्रिया को करने वाला अर्थात क्रिया को करने में स्वतंत्र कर्ता होता है, सामान्यतः कर्ता में प्रथम विभक्ति होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देखिए कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, किसी वाक्य में प्रयोग किए गए पदों में से कर्ता जिसको सबसे अधिक चाहता है उसे कर्म कहते हैं, और इसमें द्वितीय विभक्ति होती है। करण कारक तृतीय विभक्ति, कर्ता अपने कार्य की सिद्धि में जिसकी सबसे अधिक सहायता लेता है अथवा कार्य की निष्पत्ति में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कहते हैं। नेक्स्ट है संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति, दान आदि कार्य अथवा कोई क्रिया किसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। नेक्स्ट है अपादान कारक पंचमी विभक्ति, जिस निश्चित स्थान से कोई वस्तु अलग होती है उसे अपादान कहते हैं। नेक्स्ट है संबंध कारक षष्ठी विभक्ति, संबंध का बोध कराने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। अधिकरण कारक जो है सप्तमी विभक्ति, क्रिया का आधार जहाँ पर अथवा जिसमें कार्य किया जाए उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इनमें से जो भी आपको आता है ना वो इनमें से कर सकते हैं, जरूर नहीं आपको दोनों ही क्वेश्चन करने हैं, केवल आपको जो है एक क्वेश्चन करना है जो आपको बिल्कुल अच्छे से आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूँ। मुखम व्याकरण समृतम, इस वचन की समीक्षा करते हुए संस्कृत व्याकरण की विशेषताओं पर जो है प्रकाश आपको डालना है। देखिए संस्कृत व्याकरण की शिक्षण विधि पर विचार करने से पूर्व संस्कृत व्याकरण के लक्षण एवं स्वरूप पर दृष्टि डालना आवश्यक है। भारतवर्ष में व्याकरण शिक्षण की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से व्याकरण को एक शास्त्र के रूप में रखा गया है, इसलिए व्याकरण शास्त्र की 6 वेदांगों में गणना की जाती है। यह वेद को समझने के लिए जो है परमोपयोगी अंग है। 6 वेदांग ये हैं शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त और छंद शास्त्र। नेक्स्ट देखिए इन सभी में व्याकरण शास्त्र को प्रमुखता दी जाती है। आगे है, इसे साधारण भाषा में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा में शुद्ध अशुद्ध शब्दों का जो है ज्ञान हो सके। व्याकरण शास्त्र को ही शब्द शास्त्र या शब्दानुशासन कहा जाता है। अब यहाँ पे आगे बताया गया है, इसमें बताया गया है कि इसकी जो विशेषता उन पर प्रकाश डालिए। देखिए संस्कृत भाषा का अपना जो है शब्द विचार, अर्थ विचार और वाक्य विचार है। इन सभी का विचार संसार में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में ही प्राप्त होता है। संस्कृत भाषा में संधि और समास बहुत महत्वपूर्ण है। संधि कोई कृत्रिम प्रक्रिया नहीं है, हमें बोलने में सदैव संधि करते हैं। सभी भाषाओं में ध्वनियों का मेल और विचार प्राप्त होता है। संधि के बिना ध्वनियों का जो है उच्चारण संभव नहीं होता, अतः भाषा में संधि अनिवार्य है। समास भी संस्कृत की विशेषता है। संस्कृत एक जो है संश्लिष्ट भाषा है, अतः इसमें पद पद पर समास की आवश्यकता होती है। संस्कृत में मुख्यतः 4 समास होते हैं, अवयवी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुवीरी। अतः छात्रों को समास का ज्ञान अवश्य कराया जाना चाहिए। इनमें से आपको जो भी क्वेश्चन सही लगता है वो आप कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे से आता है, और आप हिंदी में भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि इंग्लिश में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे भी आपको जो एक क्वेश्चन करना है, जो है आप 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए गए हैं, उनमें से आप कौन सा भी एक कर सकते हैं, और ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। देखिए यहाँ पे बताया गया कि आदर्श
पाठ निर्माण के जो है सोपानों कौन कौन से हैं, यानी कि आदर्श प्रश्न पत्र के निर्माण के लिए कौन कौन से सोपान हैं। पहला है उद्देश्यों की पूर्ति, दूसरा है विषय वस्तु की व्यापकता, तीसरा है अंक योजना, चौथा है आवश्यक निर्देशों का उल्लेख, पांचवा है उत्तर तालिका का निर्माण, छठा है प्रश्नों का निर्माण, सातवां है प्रश्न पत्रों का विश्लेषण, आठवां है प्रश्न पत्र की रूपरेखा तैयार करना और नौवां है उत्तर तालिका बनाना। ये सभी जो हैं आदर्श प्रश्न पत्र निर्माण के जो है सोपान है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। पहला उद्देश्यों की पूर्ति करना, दूसरा विषय वस्तु की व्यापकता, तीसरा अंक योजना, चौथा आवश्यक निर्देशों का उल्लेख, पांचवा उत्तर तालिका का निर्माण, छठा प्रश्नों का निर्माण, सातवां प्रश्न पत्र की विश्लेषण, आठवां प्रश्न पत्र की रूपरेखा तैयार करना और नौवां है उत्तर तालिका बनाना। ठीक है, ये सभी की जो है एक आदर्श पाठ योजना की जो है सोपान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जो है संस्कृत में दिया गया, हिंदी में आपको बता देता हूँ। मूल्यांकन के स्वरूप तथा उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखिए सबसे पहले मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है कि शिक्षा और परीक्षा का अटूट संबंध है। विद्यार्थियों से संबंधित विषय की परीक्षा होना आवश्यक है। प्राचीन काल से ही किसी न किसी रूप में परीक्षा का अस्तित्व रहा है। इसके द्वारा न केवल छात्र के ज्ञान का स्तर पता चलता है, अपितु इससे छात्र के ज्ञान को स्थायी बनाने में भी सहयोग मिलता है। अब देखिए इसका क्या महत्व है, इसकी जो है यहाँ पे महत्व बताना है, इसकी क्या जो है विशेषता है, महत्व है। देखिए मूल्यांकन द्वारा छात्र तथा शिक्षक दोनों को ही अपनी व्यक्तिगत योग्यताओं का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है मूल्यांकन से शिक्षक के उद्देश्यों के स्पष्टीकरण में सहायता मिलती है। नेक्स्ट है इससे छात्रों को उनकी उपलब्धियों और न्यूनताओं की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है इससे छात्रों को सही मार्गदर्शन देने के लिए शिक्षक की सुविधा होती है। नेक्स्ट है मूल्यांकन शिक्षक को अपनी शिक्षण का प्रभावोत्पादक बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है इससे शिक्षण विधियों में सुधार आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट है इससे सामूहिक स्तर पर भी छात्रों की योग्यताओं का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी देखिए दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दो में से जो भी आपको सही से अच्छे से आता है उसको आप कर सकते हैं। दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं करने, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। कहीं आपको दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से आते हों और दोनों ही क्वेश्चन कर दिए, दोनों नहीं करने हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है और सूक्ष्म शिक्षण के हमारे देश में शिक्षण प्रशिक्षण में महत्व और के लाभ बताने हैं। देखिए सूक्ष्म शिक्षण का विकास एलन ने 1963 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षण व्यवहारों के विकास के लिए किया। शिक्षण प्रशिक्षण में इन शिक्षण व्यवहारों का शैक्षणिक क्रियाओं को शिक्षण कौशल का नाम दिया गया। प्रत्येक छात्र अध्यापक को सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण कौशलों का प्रशिक्षण देना ही सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। सूक्ष्म शिक्षण कोई शिक्षण विधि नहीं है, यह छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशलों को विकसित करने की एक व्यूह रचना है। इसी कारणवश यह अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल है। अगर बात करें सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा की, देखिए सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों और कम शिक्षण क्रियाओं वाली जो क्या है प्रविधि है। आगे देखिए यहाँ पे इसने बताया है इसके लाभ और बताने हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं, इसके लाभ बताएं। देखिए लाभ है यह वास्तविक प्रशिक्षण विधि है। दूसरा लाभ है यह विशिष्ट कौशल के प्रशिक्षण में सहायक है। तीसरा लाभ है यह जो है प्रभावशाली प्रतिपुष्टि का साधन है। चौथा लाभ है यह सेवा पूर्व और सेवाकालीन शिक्षण में उपयोगी है। पांचवा है यह व्यक्तिगत प्रशिक्षण की विधि है। छठा है यह अध्यापक के व्यवहार में संशोधन करने में सहायक है। सातवां है यह जागरूकता और नियंत्रण में सहायक है। आठवां है यह विद्यार्थी के समय तथा शक्ति की बचत करती है। आगे नेक्स्ट जो लाभ है इसका नौवां, यह निरंतर प्रशिक्षण प्रदान करके शिक्षण कला में निखार लाती है। नेक्स्ट है विषय वस्तु की छोटी छोटी इकाइयों में जो है प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट है इसका अनुसंधान में भी जो है प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सभी जो हैं इसके लाभ हैं शिक्षण विधि के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है पाठ योजना का महत्व क्या है, यानी कि जो है क्या अभिप्राय है पाठ योजना से। और आगे बताया गया है कि इसके विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए पाठ योजना क्या होता है, जब कोई कार्य किया जाता है तो उसकी योजना पर विचार किया जाता है। कारण स्पष्ट है कि सुनियोजित कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। मानव क्रियाओं के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक सुनियोजित एवं अच्छी योजना बनाना किसी भी कार्य की सफलता का आधार होता है।
पाठ योजना से अभिप्राय है कक्षा में अध्यापक का जो पढ़ाना है वह उसके बारे में निश्चित रूप से कक्षा में जाने से पूर्व योजना बना लें ताकि वह उसे भली प्रकार पढ़ा सके। ऐसा करने से अध्यापक का कार्य प्रभावी हो सकता है। इसे अध्यापक के शिक्षण कार्य की रूपरेखा माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए पाठ योजना के विशेष प्रकार यानी कि विभिन्न प्रकार कौन से हैं। तो पहला है इकाई पाठ योजना और दूसरा है दैनिक पाठ योजना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इकाई पाठ योजना क्या होती है। पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रसंग के कुछ पाठ होते हैं, उन सब को एक ही इकाई बनाकर इकाई पाठ योजना बनाई जाती है। समान विधा, समान प्रकरण या समान उद्देश्य या विषय वस्तु के आधार पर उनके सम्मिलित रूप को एक इकाई मान लिया जाता है। इस पर इकाई का शिक्षण की पूर्व प्रक्रिया को इकाई पाठ योजना कहते हैं। नेक्स्ट दैनिक पाठ योजना एक सुनिश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षण की पूर्ण तैयारी के साथ उपयुक्त व्यूह रचनाओं एवं युक्तियों से सुसज्जित होकर कक्षा में एक कालांश में शिक्षण कार्य के लिए तैयार की गई योजना दैनिक पाठ योजना कहलाती है। इस योजना का संबंध दैनिक शिक्षण कार्य से होता है। जो भी इनमें से आपको अच्छे से आता है उनमें इन दोनों में से आप जो है कोई भी एक क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम वही है, इसमें भी यहाँ पे जो है आपको एक क्वेश्चन करना है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो भी आपको अच्छे से आता है उसको आप कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे छंद का परिचय देते हुए छंद के भेदों का वर्णन आपको करना है। देखिए छंद के भेद, सबसे पहले देखिए छंद की परिभाषा क्या है। देखिए यास्क मुनि ने छंद शब्द की व्युत्पत्ति छदी धातु से की है जिसका अर्थ है ढकना, अर्थात वेद का आच्छादन करने के कारण ये छंद कहलाते हैं। छंद के भेदों की बात करें तो देखिए छंद के 2 भेद होते हैं, वर्णिक छंद जिसको हम वृत्त बोलते हैं, दूसरा होता है मात्रिक छंद जिसको हम जाति बोलते हैं। पहला देखिए वर्णिक छंद क्या होता है। वर्णिक छंद जिस श्लोक में होता है उसके चरणों में अक्षरों की संख्या और स्थिति निश्चित होती है, इसे वृत्त या वर्णिक छंद कहते हैं। नेक्स्ट, और अगर इसकी बात करें वृत्त 3 प्रकार के होते हैं, समवृत्त, अर्ध समवृत्त, विषम वृत्त। नेक्स्ट है मात्रिक छंद क्या होते हैं। देखिए जिस पद के चरणों में मात्राओं की संख्या निश्चित तथा एक विशेष क्रम में होती है उसे जाति या मात्रिक छंद कहते हैं। वैदिक संस्कृत में वर्णिक छंदों का प्रयोग मिलता है तथा लौकिक संस्कृत में मात्रिक छंदों का जो है प्रयोग प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखिए अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आता है तो इसको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य बताते हुए संस्कृत व्याकरण शिक्षण की विधियों पर प्रकाश डालिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य क्या क्या है। देखिए पहला है छात्रों को संस्कृत भाषा के ध्वनि तत्वों से परिचित कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है उन्हें भाषा के गुण एवं दोषों को परखने के लिए क्षमता प्रदान करनी चाहिए ताकि वे शुद्ध लिख व बोल सकें। नेक्स्ट है सैद्धांतिक व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करते हुए व्यवहारिक व्याकरण का ज्ञान भी कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शब्दों के विशिष्ट जो है विभिन्न रूपों का ज्ञान कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य रचना की योग्यता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट उद्देश्य है छात्रों की तर्क शक्ति एवं रचनात्मक वृत्ति का विकास किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त किया जाना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पे बताया गया कि उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं व्याकरण शिक्षण की विधियाँ। देखिए पहला है जो है अव्याकृति विधि। देखिए इसकी पहला है जो है अव्याकृति विधि, दूसरा है सहयोग विधि, तीसरी है प्रयोग विधि, चौथी पाठ्य पुस्तक विधि, 5वीं सूत्र विधि, 6ठी निगमन विधि और 7वीं आगमन विधि। पहले हम बात कर लेते हैं पहली जो है अव्याकृति विधि। इस विधि के अंतर्गत व्याकरण का औपचारिक ज्ञान नहीं दिया जाता बल्कि विभिन्न संस्कृत शब्दों के रूपांतरों को अनौपचारिक ढंग से पढ़ाया जाता है। इसमें नियम का निर्देश किए बिना शुद्ध रूप बोलने लिखने और पढ़ने से सीखा जाता है। दूसरा सहयोग विधि। इस विधि के पोषक भी व्याकरण के स्वतंत्र रूप से शिक्षण के आलोचक हैं। इनका इस प्रकार में जो है अव्याकृति विधि के पोषक लोगों से अपेक्षाकृत कम विरोध है। ये मध्यम मार्ग को अपनाते हैं। इसके अनुसार काव्य साहित्य तथा रचना शिक्षा के साथ साथ आवश्यकता अनुसार व्याकरण शिक्षा भी जो है की जानी चाहिए। अतः इस विधि के अनुसार साहित्य का पठन पाठन करते समय व्याकरण को प्रासंगिक रूप से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रयोग विधि। इस विधि के अंतर्गत व्याकरण के सूत्रों और नियमों को बिना रटाए जो है व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि। इसके अंतर्गत अलग अलग कक्षाओं के लिए व्याकरण की अलग अलग पाठ्य पुस्तकें निश्चित की जाती हैं। सूत्र विधि। सूत्र प्रणाली जो है संक्षिप्तीकरण को कहते हैं। संस्कृत व्याकरण शिक्षण का एक अत्यंत प्राचीन विधि है। इसके अंतर्गत छात्रों को व्याकरण के सूत्र रटा दिए जाते हैं
जिससे थोड़ा रटने मात्र से अधिक ज्ञान हो जाता है। निगमन विधि यह एक वैज्ञानिक विधि है, इसलिए यह आधुनिक समय में सर्वाधिक प्रचलित है। इसमें सर्वप्रथम व्याकरण का नियम बनाया जाता है, इसके बाद इसका उदाहरण दर्शाया जाता है। इस प्रकार व्याकरण का नियम छात्रों की बुद्धि में स्थिर हो जाता है। इस विधि के अनुसार अधिक रटंत भी नहीं करना पड़ता। नेक्स्ट देखिए आगमन विधि, यह एक आधुनिक विधि है, इसे भी मनोवैज्ञानिक सम्मत कहा जाता है। यह निगमन विधि से विपरीत है। इसमें सर्वप्रथम उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात उसमें व्यापक समानता के आधार पर नियम स्थापित किए जाते हैं। इसमें उदाहरण से नियम की ओर जाना होता है। तो ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन। देखिए भाग है, खंड भाग जो स्टार्ट हो चुका है, इसमें जो है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, यानी कि आपको एक क्वेश्चन और 4 ऑप्शन जो है मिलेंगे, और ये जो है 15 नंबर के हैं। तो आप इनको कर लेते हैं तो आराम से पास हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है कि व्याकरण को मुख कहा गया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है? व्याकरण को मुखम, यानी कि जो मुखम है व्याकरण को क्या कहा गया? मुखम। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद रहित को क्या कहते हैं? ठीक है, जिसमें छंद नहीं होता तो उसको छंद रहित को क्या बोलते हैं हम इसको? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गदम। जो छंद रहित होता है वो क्या होता है? जो है गदम। रहित का मतलब विहीन, विहीन यानी कि जिसमें जो छंद नहीं होता तो उसको गदम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छंद सहित, जिसमें छंद होता है उसको हम पदम बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं पदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे श्लोक दिया गया है, इसको मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूँ। आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गीला कर सकता है, न ही हवा सुखा सकती है। यह ग्रंथ यह श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीता से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, इसमें आपको जो है इसको पढ़ लेना। इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ममटस्य, जो इसका ए ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धातुतः पूर्व कस्य योग है भवति, धातु से पूर्व किसका जोड़ होता है? तो यहाँ पे पठ प्लस ती क्या बन जाएगा? पठती, जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? तो अष्टाध्यायी के रचयिता ये कौन है? पाणिनि। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है? तो वह कौन सा समास होता है? अवयवी भाव, जिसमें थर्ड ऑप्शन है क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्याकरण शिक्षण के श्रेष्ठ विधि कौन सी? तो व्याकरण जो है सूत्र से सीखी जाती है। ठीक है, जो फार्मूले होते हैं, जो व्याकरण है फार्मूलों से ज़्यादा सीखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो वो क्या होता है? बहुव्रीहि समास। ए ऑप्शन ये क्या हो जाएगा अपना? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत भाषा के कितने कारक होते हैं? संस्कृत भाषा में कितने कारक होते हैं? तो कितने कारक होते हैं? 6, यानी कि 6 कारक जो है होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रिया का अन्वय के साथ खलिस्तान होता है तो क्या होता है? समास। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? राइट, समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो है आपको ऑप्शन देख के पता चल जाएगा कि अलंकरोत इति कह भवति, अलंकार क्या होता है? तो ये इसको गहने को बोलते हैं, गहना यानी कि अलंकार, जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें 8 वर्ण हो वह कौन सा छंद है? तो जिसमें 8 वर्ण होते हैं वो कौन सा छंद है? अनुष्टुम, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन ये क्या हो जाएगा? राइट, अनुष्टुम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि, जो सेकंड ऑप्शन है क्या हो जाएगा? राइट। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यदि आपको डीएलएड या जेबीटी के किसी और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको जेबीटी या डीएलएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, लेसन प्लान और प्रैक्टिकल फाइल की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।